नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। हम इतिहास पढ़ रहे थे और इतिहास की सीरीज में हमने आ, पाषाण काल प्रारंभ किया था और पाषाण काल में हम पूरा पाषाण काल को पूरा पढ़ चुके थे। और पिछली जो क्लास थी उसमें हमने मेसोलिथिक एज अर्थात मध्य पाषाण काल के कुछ डायमेंशंस छू लिए थे। जैसे उसका परिचय हमने पढ़ लिया था, उसका नामकरण हमने पढ़ लिया था, उसके उपकरण हमने पढ़ लिए थे और उसकी कुछ विशेषताएं भी हमने पढ़ ली थी, है ना। तो प्यारे साथियों, आज हम पढ़ेंगे मध्य पाषाण काल के प्रमुख क्षेत्रों के बारे में कि आखिर वो कौन कौन से स्थान हैं जहाँ से मध्य पाषाण काल के हमको साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, है ना। तो उन सारे स्थानों को आज हम पढ़ने वाले हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण ये सेशन रहने वाला है और प्रसार क्षेत्र से अक्सर सवाल हमको देखने को मिलता है एग्जाम में। काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान हैं और काफ़ी अच्छे सवाल यहाँ से बनते हैं, है ना। तो बड़ी तल्लीनता के साथ देखना और अच्छे से नोट्स बनाना, ठीक है, ताकि उनको आप आगे भी पढ़ सको, रिवीजन कर सको। देखो, किताब से जब हम रिवीजन करते हैं ना, तो किताब तो होती है 1,000 पेज की, वहाँ से रिवीजन नहीं हो पाता। और एग्ज़ाम से जब 15-20 दिन पहले रिवीजन संपूर्ण सिलेबस का नहीं हो पाता है ना, तो फिर एग्ज़ाम में कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है। इसलिए नोट्स बनाओ, अच्छे से नोट्स बनाओ और उन्हीं को बार बार पढ़ो। बस किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, किताब पढ़ने का काम मेरा है। मैं किताब पढ़ के और अच्छे से नोट्स बना के और तब जाके मैं यहाँ पे जो मैटर लेके आता हूँ। इसलिए आपको पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है और आप बस अपने नोट्स ही तैयार कर लो। आपको लगता है कि ये नोट्स कम है या इसमें कंटेंट कम है और पुस्तक पढ़नी चाहिए, तो आप पुस्तक पढ़ना, लेकिन कब? जब ये मैटर जो मैं दे रहा हूँ वो अच्छे से तैयार हो जाए तो आप भले ही पढ़ सकते हो, है ना। लेकिन फिर भी मैं दावे के साथ इतना कहना चाहूँगा आपसे कि मैं जो कंटेंट दे रहा हूँ ना, नौकरी तो इससे आसानी से मिल जाएगी आपको। नौकरी क्या, अच्छी रैंक भी मिल जाएगी, बशर्ते कि मेरे द्वारा पढ़ाए गए सवाल से आप कंटेंट से आप सवाल गलत मत करना, है ना। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसी को अच्छे से तैयार करो। और देखो, मैं प्रत्येक बात को लिखता हूँ, उसके पीछे कारण भी ये है कि जब एग्ज़ाम होगी ना, तो एग्ज़ाम के बाद मैं पेपर सॉल्यूशन करवाऊंगा और पेपर सॉल्यूशन में मैं पेपर की फ़ोटो प्लस मेरे द्वारा पढ़ाए गए मैटर की फ़ोटो एक साथ लाके या प्रूफ सहित आपके सामने पेश करूंगा कि ये देखिए, मेरे द्वारा पढ़ाए गए कंटेंट में से 70% सवाल सीधे आपको मिलेंगे। कम से कम 70% बता रहा हूँ, मिलने को तो 80% या उससे ऊपर ही मिलेंगे। और चाहे पेपर का लेवल कितना भी कठिन आ जाए, कैसा भी पेपर आ जाए, आपको पेपर की जो कट ऑफ रहेगी, फाइनली कट ऑफ, उस कट ऑफ से कम 15 से 20% मैटर अपने कंटेंट से आपको मिल जाएगा। 20% अधिक मैटर, है ना। मान लो कट ऑफ रही है 70%, है ना, तो अपने कंटेंट से आपको 90% के समथिंग, 85 से 90% के समथिंग मैटर देखने को मिलेगा। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। क्यों इतना दावा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि प्यारे विद्यार्थियों, मैं कई सारी किताबों को पढ़ के और उनसे मैटर कलेक्ट करके और तब आपके साथ लेके आ रहा हूँ, है ना। इसलिए आप पूर्ण विश्वास के साथ निश्चिंत होकर पढ़ें और जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना ही पढ़ें। इसी को स्मार्ट स्टडी कहते हैं। अब मैं आगे एक सेशन और लूँगा जिसमें आपको बताऊंगा कि पढ़ना कैसे है, नोट्स कैसे बनाने हैं, स्मार्ट स्टडी किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ हम आगे देखेंगे। लेकिन आज का जो सेशन रहेगा वो हमारा रहेगा पाषाण काल का प्रसार क्षेत्र। तो आप हेडिंग डाल दीजिए, मैं भी यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ, पाषाण काल का प्रसार क्षेत्र, सॉरी, मध्य पाषाण काल का प्रसार क्षेत्र। तो प्यारे साथियों, ये हेडिंग डाल दी मैंने, मध्य पाषाण काल का प्रसार क्षेत्र, प्रसार क्षेत्र, ठीक है, मध्य पाषाण काल का प्रसार क्षेत्र, ठीक है। तो प्यारे साथियों, मध्य पाषाण काल के प्रसार क्षेत्र में हम सबसे पहला जो क्षेत्र पढ़ने वाले हैं वो हमारे राजपूतानी का जो एक जिला है, भीलवाड़ा जिला। भीलवाड़ा में एक स्थान पड़ता है बागोर,
बड़ा ही महत्वपूर्ण ये स्थान है बागोर, और अक्सर सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि शायद बागोर से सवाल छप चुका है, मान के चलिए आप। बागोर काफी महत्वपूर्ण स्थान है ना। तो बागोर से सवाल लगभग पूछा जाता है, बहुत अधिकांशतः पूछा जाता है, इतना महत्वपूर्ण है बागोर, है ना। तो हम 1 नंबर पे सीधा लिखते हैं, क्योंकि बाकी के 4 पॉइंट हम पहले देख चुके थे, ये 5वें पॉइंट के रूप में है। तो मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ 1 नंबर के रूप में बागोर, है ना। बागोर कहाँ पे है? राजस्थान में है बागोर। एक बागोर और है, मध्य प्रदेश में है वो, है ना। ये है बागोर, ठीक है प्यारे साथियों। तो बागोर के बारे में क्या क्या बातें हैं, मैं पहले कुछ बातें आपको बोल के बता देता हूं। सबसे पहले तो मैं बताऊं, बागोर जो है राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के किनारे इसकी खोज जो है 1967 से 69 के बीच में वी.एन. मिश्र और एस. लेस्ली के द्वारा की गई थी। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण फैक्ट है ये। एस. लेस्ली और वी.एन. मिश्र को ध्यान रखना, और कोठारी नदी को ध्यान रखना, और भीलवाड़ा जिले को ध्यान रखना, 3 चीज इसमें याद रखनी है। इसके बाद हम बताएं तो बागोर से हमको मध्य पाषाण काल के, ताम्र पाषाण काल के और लौह काल के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, फिर आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, सर फिर 3 कालों के साक्ष्य मिल रहे हैं तो हम इसको मध्य पाषाण काल में क्यों रख रहे हैं, ताम्र पाषाण काल में क्यों नहीं रख रहे, या लौह युग में क्यों नहीं रख रहे? जब उस काल के साक्ष्य मिले हैं तो उस काल में क्यों नहीं रख रहे? कारण क्या है कि मध्य पाषाण काल के साक्ष्य अधिक मिले हैं, इस कारण से इस काल को मध्य पाषाण काल में रखा गया है, न कि ताम्र पाषाण काल में और न कि लौह काल में। ठीक है, इसके अलावा यहाँ से जो हमको मिले हैं वो मिले हैं प्यारे साथियों, एक पशुबाड़ा मिला है, जहां से बूचड़ खाना जिसको कहते हैं, पशुबाड़ा या बूचड़ खाना ना, कसाई खाना भी लोग इसको बोलते हैं, वो मिला है यहाँ से। तो उस बूचड़ खाने को देखकर यह अनुमान लगाया जाता है कि पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य बागोर रहा है ना। पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य बागोर रहा है। और एक और बात, मध्य पाषाण काल के जितने भी स्थल भारत में मिले हैं उन सभी में सबसे विस्तृत स्थल था बागोर, ये भी एक इसकी बड़ी विशेषता है। इसके अलावा यहाँ से हमको आटा पीसने की चक्की, सिलबट्टे, है ना, इसके साक्ष्य मिले हैं यहाँ से, है ना। इसके अलावा यहाँ पे हमको है जो एक मानव कंकाल मिला है जिसके गले में हड्डियों के उपकरण हैं, है ना। तो ये कुछ इसकी विशेषताएं हैं। वैसे तो इसको डिटेल में हम राजस्थान के इतिहास में पढ़ेंगे, लेकिन कुछ यहाँ पे हम इस लेवल का पढ़ेंगे ताकि जो बच्चे राजस्थान से बाहर के पढ़ रहे हैं और जो नेट की तैयारी कर रहे हैं उनका काम हो जाए, बस उतना डिटेल में ना जाना पाए कि मतलब इसकी प्रासंगिकता खत्म हो जाए। नेट में जिस लेवल का पूछा जाता है उतना हम यहाँ पे पढ़ लेंगे, और क्योंकि राजस्थान का मामला ये है इसलिए राजस्थान के जो इतिहास पूछा जाता है उसमें और गहराई से पूछा जाता है, जो राजस्थान का मैटर होता है। इसलिए इस राजस्थान के मैटर को हम राजस्थान वाले पोर्शन में ज्यादा गहराई से पढ़ेंगे। तो प्रमुख विशेषताएं क्या हैं वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप भी लिख लीजिए। तो मैं यहाँ पे आपको बताऊं, 1 नंबर पे हम लिखना चाहेंगे 1967 से 1969 ईस्वी में वी.एन. मिश्र व एस. लेस्ली ने भीलवाड़ा जिले के बागोर नामक स्थान से जो कि
कोठारी नदी के किनारे है, जो कि कोठारी नदी के किनारे है, बागोर नामक स्थान से, जो कि कोठारी नदी के किनारे है, से मध्य पाषाण काल के उपकरण प्राप्त किए थे। से मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल के उपकरण प्राप्त किए थे, उपकरण प्राप्त किए थे। ठीक है, तो प्यारे साथियों, एक तरीके से खोज की थी इन्होंने ना, उत्खनन का काम कहें या खोज कहें, इसमें दोनों के नाम आते हैं, वीएन मिश्र और एस लेसली के। कब? 1967 से 1969, बागोर नामक स्थान पर भीलवाड़ा जिले में है और कोठारी नदी के किनारे है। तो देखिए, आपको इसमें क्या याद रखना है। एक तो आपको ये नाम बड़ा महत्वपूर्ण है, वीएन मिश्र का, ये याद रखना है। एक नाम आपको एस लेसली का ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा आपको ये भीलवाड़ा जिले का भी नाम ध्यान रखना है, कई बार बड़ा आसान सवाल पूछ लिया जाता है। और ये नदी का नाम भी काफी महत्वपूर्ण है प्यारे विद्यार्थियों, कोठारी नदी के किनारे पर इसको खोजा गया है। तो ये चीज आप इसमें विशेष रूप से ध्यान रखें, तो आपका सवाल आसानी से हल हो सकता है। ठीक है, दूसरे पॉइंट पे हम आते हैं। दूसरा पॉइंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरे पॉइंट के रूप में हम यहाँ पे बताना चाहेंगे कि यहाँ से, यानी कि बागोर से, मैं यहाँ पे यहाँ लिखूंगा, यहाँ से मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल व लोह काल, व लोह काल के साक्ष्य, लोह काल के साक्ष्य प्राप्त होते हुए हैं, हुए हैं। ठीक है, लेकिन मध्य पाषाण काल के साक्ष्य अधिक होने के कारण इसे मध्य पाषाण काल में रखा जाता है। लेकिन मध्य पाषाण काल के, मध्य पाषाण काल के साक्ष्य, मध्य पाषाण काल के साक्ष्य अधिक होने के कारण, अधिक होने के कारण, अधिक होने के कारण इसे मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, इसको हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मेसोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, मध्य पाषाण काल में रखते हैं। ठीक है, मध्य पाषाण काल में क्यों रखते हैं? क्योंकि सर्वाधिक जो साक्ष्य यहां से मिले हैं वो मध्य पाषाण काल के ही हैं। ताम्र पाषाण काल और लोह काल के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन संख्या में कम हैं, इसलिए हम इस काल को ताम्र पाषाण काल या लोह काल में नहीं रखकर मध्य पाषाण काल में रखते हैं। एक ये विशेषता हो गई। तीसरे नंबर पे मैं लिखूं, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट विशेषता है, और ये है कि यहाँ से बूचड़ खाने, यहाँ से बूचड़ खाने के साक्ष्य, बूचड़ खाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, बूचड़ खाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि, जिससे अनुमान लगाया जाता है
कि यहाँ प्राचीनतम पशुपालन लगाया जाता है कि यहाँ की जगह ये लिखेंगे, ये जो पशुपालन के साथ ये पशुबाड़े के साक्ष्य मिले हैं, या बूचड़ खाना लिखें या पशुबाड़ा लिखें या कसाई खाना लिखें, एक ही बात है ना। लगाया जाता है कि ये प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य हैं, प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो ये बागोर से प्राप्त होते हैं। ये ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, पूरे भारत में ही प्राचीनतम माना जाता है इसको, है ना। और दूसरे नंबर पे जो प्राचीनतम माना जाता है वो मध्य प्रदेश का आदमगढ़ स्थान है, ध्यान रखना, जिसको हम अगले ही बिंदु में पढ़ने वाले हैं। पहला बिंदु बागोर, दूसरा बिंदु हमारा आदमगढ़ ही होगा, है ना। ठीक है, आदमगढ़ ही होगा। तो इस प्रकार से हमने ये तीसरा बिंदु भी यहाँ पे पढ़ लिया है। ठीक है, इसके अलावा और यहाँ से हम क्या विशेषता इसकी ले सकते हैं, एक से सबसे बड़ी विशेषता इसकी एक और ये भी है कि यह मध्य पाषाण काल का सबसे विस्तृत स्थल था। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो स्थल था वो बागोर ही था, मध्य पाषाण काल का। तो चौथे पॉइंट के रूप में मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ कि यह मध्य पाषाण काल का सबसे विस्तृत स्थल था। ठीक है, सबसे विस्तृत स्थल था, मध्य पाषाण काल का यह सबसे विस्तृत स्थल था। एक ये हो जाएगा। पांचवें पॉइंट के रूप में मैं यहाँ पे लिखूं तो यहाँ से एक मानव कंकाल मिला है जिसके गले में हड्डियों के उपकरण हैं, है ना। क्या मिला है, यहाँ से मानव कंकाल मिला है, जिसके गले में हड्डियों ये हलंत है ना, आधा डे और हलंत लगा देते तो वो आधा हो जाता है। हड्डियों के उपकरण मिले हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखें कि यहाँ से एक मानव कंकाल मिला है जिसके गले में हड्डियों के उपकरण मिले हैं, ठीक है, हड्डियों के उपकरण मिले हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ से हमको और मिला है प्यारे साथियों, मैं आपको बताऊं, एक आटा पीसने की चक्की मिली है ना, सिलबट्टा मिला है ना, ये काफी महत्वपूर्ण है ये, है ना, आटा पीसने की चक्की है, सिलबट्टा है, तो ये भी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, छठे पॉइंट के रूप में मैं डाल देता हूँ। यहाँ से आटा पीसने की चक्की व सिलबट्टा मिला है, आटा पीसने की चक्की व सिलबट्टा मिला है। तो प्यारे साथियों, इतने आप यदि याद रख लोगे बागोर के संबंध में तो मुझे नहीं लगता कि आपका किसी प्रकार का कोई सवाल गलत होगा, ठीक है। इंडिया के संदर्भ में इतना ही पढ़ना है। राजस्थान के संदर्भ में जब हम पढ़ेंगे तो इसको थोड़ा और देख लेंगे कि राजस्थान के संदर्भ में इसकी क्या प्रमुख भूमिकाएं हैं, है ना। और राजस्थान के संदर्भ में जब हम देखते हैं तो यहाँ से ताम्रपाषाण काल के क्या क्या साक्ष्य मिले हैं, कुछ मानव कंकाल मिले हैं, है ना, और कुछ लोह काल के भी कुछ साक्ष्य मिले हैं। तो वो सारी चीजें राजस्थान के संदर्भ में जब हम पढ़ेंगे तब हम देखने वाले हैं,
ठीक है, यहाँ पे इतना ही लिखेंगे, ज़्यादा नहीं लिखेंगे, क्योंकि इस क्लास को नेट वाले स्टूडेंट जो हैं वो भी पढ़ेंगे, और नेट के जो पेपर होता है उसमें स्पेशली राजस्थान के संदर्भ में इतना डिटेल में नहीं जाते, है ना, इतना ही पूछते हैं। इसलिए नेट वाले बच्चे भी इसको इतना पढ़ लेंगे तो खूब है। नेट वाले जो बच्चे जो सवाल आता है ना अधिकांशतः वो आता है, एक तो ये सबसे विस्तृत क्षेत्र वाला आ जाता है, मध्य पाषाण काल का सबसे विस्तृत क्षेत्र कौन सा था पूरे भारत में पूछते हैं, तो उस संदर्भ में फिर भागोर चला जाता है, एक ये पूछते हैं, और पशुपालन वाला पूछते हैं, है ना, पशुपालन वाला ये वाला पूछते हैं यहाँ से। तो ये दो जो फैक्ट हैं, ये दोनों फैक्ट नेट वाले एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये तो पशुपालन को हाईलाइट कर देता हूँ, पशुपालन, और एक ये सबसे विस्तृत क्षेत्र के रूप में इसको भी मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। तो आपको ये जो चीज मैंने जो अंडरलाइन की हुई है ये तो अच्छे तरीके से याद रखनी है। सवाल जो पूछा जाएगा यहीं से पूछा जाएगा, इसी प्रकार का सवाल पूछा जाएगा, है ना। इसलिए आपको अभी से बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी करनी है। अभी से तैयारी करोगे ना तब जाके आप है जो अच्छी रैंक ला पाओगे। कहते हैं ना कि जो शांति काल में ही युद्ध की तैयारियां होती हैं, मतलब जब युद्ध की घोषणा हो जाए ना तब युद्ध की तैयारी करने कोई नहीं बैठता, और यदि उस समय युद्ध की कोई तैयारी करने बैठता है तो वो सफल नहीं होता। इसलिए युद्ध की घोषणा का तात्पर्य है हमारी जो वैकेंसी है उसका नोटिफिकेशन जिस दिन आ जाएगा ना उस दिन के बाद में फिर है जो उथल पुथल मच जाएगी, और जिस दिन एग्जाम की डेट फिक्स हो जाएगी उसके बाद तो कुछ नहीं होगा, उसके बाद सिर्फ अभ्यास होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं अभी से आप बेहतरीन तरीके से जुट जाइए, और जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, बस आपका काम हो जाएगा। पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, फिर कह रहा हूं पुस्तक के चक्कर में फंसोगे तो उलझ जाओगे। इतना सारा मैटर पड़ा है पुस्तकों में कि आप उलझ जाओगे। और पढ़नी है, मान लो पुस्तक आपको लगता है कि कंटेंट कम है तो पहले इसको तो याद कर लो, उसके बाद पुस्तक पढ़ लेना, है ना। इसलिए मैं कह रहा हूं, मैं इसको मिटा दे रहा हूं, आप इसको अच्छे से तैयार करना। और अगला स्थल में यहाँ पे आदमगढ़ लिख रहा हूं, ठीक है। तो आपने उतार लिया होगा, ऐसी मुझे आशा है, अच्छे से आपने उतारा होगा, बढ़िया से नोट्स बना रहे होंगे आप, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये हमारा भागोर हो गया। दूसरे पॉइंट के रूप में हम लेंगे आदमगढ़, ठीक है, आदमगढ़, ठीक है। एक आजमगढ़ और है, वो यूपी में पड़ता है, ये आदमगढ़ है जो कि मैं यहाँ पे ब्रैकेट में डाल देता हूँ, एमपी मध्य प्रदेश में पड़ता है आदमगढ़, ठीक है। कहाँ पड़ता है आदमगढ़? मध्य प्रदेश में पड़ता है। अब देखिए इसकी खोज का काम किसने किया, मैं इसमें समझाने का ज़्यादा कुछ है नहीं, डायरेक्ट लिख देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि समय की बचत हो जाएगी तो हम थोड़ा सा जल्दी आगे बढ़ जाएंगे, है ना। तो देखो खोज में क्या ही समझाना, वैसे भी मैं डायरेक्ट पॉइंट बना के लिख देता हूँ। देखो इसकी जो खोज हुई थी वो होशंगाबाद जिले में, है ना। होशंगाबाद ये एमपी में पड़ता है। होशंगाबाद में होशंगाबाद के लिखेंगे तो थोड़ा ठीक रहेगा। होशंगाबाद के आजमगढ़ में, होशंगाबाद के आजमगढ़ से 1922 ईस्वी में मनोरंजन घोष ने घोष में से दूसरा आएगा, सॉरी मैंने थोड़ा गलत लिख दिया। मनोरंजन घोष ने वह 1964 ईस्वी में आरवी जोशी ने मध्य पाषाण काल के साक्ष्य खोजे। मध्य पाषाण काल के साक्ष्य खोजे, ठीक है।
यानी कि इसकी खोज का काम किसने किया? मनोरंजन घोष व आरवी जोशी ने किया था। ठीक है, कोई राजस्थान की दृष्टि से इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण ये फैक्ट नहीं है, बस आप हल्का सा ध्यान रखना कि मनोरंजन घोष था, आरवी जोशी था, है ना, इतना ध्यान रखना, सन पे जाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसके अलावा आदमगढ़ से हमको क्या क्या मिलता है प्यारे साथियों, मैं आपको बताऊं तो आदमगढ़ का जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि बागोर के बाद प्राचीनतम के बागोर के बाद पशुपालन के जो प्राचीनतम साक्ष्य हैं वो हमें आदमगढ़ से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं। सेकंड विशेषता क्या है इसकी कि बागोर के बाद पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होते हैं, है ना, यहाँ से प्राप्त होते हैं। तो देखो बट कितनी गजब की विशेषता है, बागोर के बाद पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य, बागोर के बाद है ये, ना, ये ध्यान रखना, इसलिए इसको भी थोड़ा सा आप महत्वपूर्ण मान के और इसको अच्छे से याद रखना कि बागोर के बाद पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य जो है वो हमको आदमगढ़ से प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमको आदमगढ़ से जो है कुछ जो है चित्रांकन के साक्ष्य भी मिलते हैं, यहाँ से हमको कुछ पशुओं के साक्ष्य भी मिलते हैं जिनको हम प्राचीनतम मानते हैं, है ना। तो यहाँ पे मैं लिखना चाहूँगा कि तीसरे पॉइंट के रूप में लिखेंगे हम कि यहाँ से करीब 25,000 के समथिंग लघु पाषाणोपकरण पाषाण काल पढ़ रहे तो सीधी सी बात है पाषाण के ही होंगे ना, लघु पाषाणोपकरण प्राप्त होते हैं या प्राप्त हुए हैं। ठीक है, 25,000 के समथिंग लघु पाषाणोपकरण जो है वो प्राप्त हुए हैं। 25,000 के समथिंग कितनी बड़ी बात है ना। और यहाँ से हमें चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं, गुफा चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं, और यहाँ से जो एक हमको रॉक आर्ट मिली है, रॉक आर्ट है ना, चट्टान के ऊपर और रेखा चित्र के रूप में कुछ चित्रांकन के साक्ष्य हमको मिलते हैं। ठीक है, तो वो भी यहाँ पे हम लिख लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे चौथे पॉइंट के रूप में लिख सकते हैं कि यहाँ से हमें चित्रांकन का मतलब गुफा चित्रकारी है ना, चित्रांकन के साक्ष्य भी मिलते हैं, चित्रांकन के साक्ष्य भी मिलते हैं। ठीक है, चित्रांकन के साक्ष्य भी मिलते हैं। रॉक आर्ट यहाँ से हमको मिली है ना, क्या मिली है? रॉक आर्ट, रॉक आर्ट है ना, मतलब एक चट्टान के ऊपर और रेखा चित्र प्राप्त हुआ है ना, चट्टान के ऊपर रेखा चित्र प्राप्त हुआ है जिसको हम यहाँ पे रॉक आर्ट कहते हैं, है ना, रॉक आर्ट कहते हैं। तो रॉक आर्ट चट्टान के ऊपर रेखा चित्र, में यहाँ पे ब्रैकेट में डाल देता हूँ रेखा चित्र। ठीक है, रेखा चित्र ना, रॉक आर्ट के साक्ष्य भी हमको यहाँ से मिले हैं, रॉक आर्ट के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं, ठीक है, रॉक आर्ट के साक्ष्य भी हमको प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा हम देखें यहाँ से हमको कुछ पालतू जानवर और कुछ जंगली जानवरों के साक्ष्य भी मिलते हैं, है ना, पालतू जानवर और जंगली जानवरों के साक्ष्य भी मिलते हैं।
पालतू जानवरों में तो हमको यहाँ पे कुत्ते को पाला जाने का साक्ष्य मिला है, कुत्ते को पाले जाने का, जबकि जंगली जानवरों में खरगोश है, हरिण है ना, इनके साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। तो मैं यहाँ पे इस बात को भी लिख देता हूँ, काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये। छठे नंबर के रूप में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि यहाँ से कुछ जंगली जानवरों, यहाँ से कुछ जंगली जानवरों जैसे खरगोश है ना, खरगोश है, हरिण है, वे जंगली जानवरों, खरगोश, हरिण, वे पालतू जानवरों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, जंगली जानवरों व पालतू जानवरों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पालतू जानवरों में सबसे पहले यहाँ पे कुत्ते को पालतू बनाया गया था। मैं अगले पॉइंट के रूप में लिख देता हूँ, ये हमारा 7वें नंबर का पॉइंट हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर सर्वप्रथम कुत्ते को पालतू बनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, कुत्ते को पालतू बनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। तो इतना जो है आप आदमगढ़ के बारे में याद रखें तो आपके प्रत्येक प्रकार के सवाल जो है आसानी से हल किए जा सकते हैं। बस आदमगढ़ के बारे में इतना ही पूछा जाता है। अधिकांशतः तो ये इफेक्ट पूछा जाता है कि बागोर के बाद प्राचीन मतलब पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य जो हैं वो कहाँ से मिले हैं, तो आदमगढ़ से मिले हैं। आदमगढ़ कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में है। और इसके अलावा यहाँ से यदि पूछा जाता है तो मैक्सिमम ये प्राचीनतम कुत्ते को पालतू बनाए जाने की बात पूछी जा सकती है, वरना अधिकांशतः जो सवाल पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है। बस आप इस फैक्ट को अच्छे तरीके से याद रखना, काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। इसके अलावा आप याद रखें, ये वाली बात भी याद रख लेंगे तो आप काफ़ी अच्छी स्थिति में आप रहेंगे। ठीक है, सर्वप्रथम कुत्ते वाली बात, ठीक है, कुत्ते को पालतू बनाने वाली बात मैं यहाँ पे लिख देता, मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ। ये दो फैक्टों को तो आपको अच्छे से याद रखना है, बाकी पूरे ही याद रख लेते हैं तो आपका जो है बेहतरीन काम हो जाएगा। सवाल यहाँ से फिर गलत नहीं होगा, मान के चलना, आप ज़्यादा फंसना नहीं है किताबों के चक्कर में। ठीक है, तो हम अगले पॉइंट पे आते हैं। तीसरे नंबर पे हम पढ़ लेते हैं मध्य प्रदेश का ही एक और स्थान जो कि काफ़ी फेमस स्थान है, जिसका नाम है भीमबेटका। भीमबेटका काफ़ी अच्छा नाम है, मैं इसको मिटा देता हूँ, आपने इसको उतार लिया होगा। ठीक है, अगले पॉइंट पे हम चलेंगे भीमबेटका। ठीक है, वो भी मध्य प्रदेश में है तो मैं इसको पूरा मिटाता नहीं हूँ, आप है जो अपने रजिस्टर में और हेडिंग डाल दीजिए भीमबेटका। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ, ये हमारा हो जाएगा तीसरे नंबर का पॉइंट, भीमबेटका। भीमबेटका ये मध्य प्रदेश में पड़ता है और वही होशंगाबाद में पड़ता है, ये है ना, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ होशंगाबाद, है ना। कहाँ पे पड़ता है, ये भी होशंगाबाद में पड़ता है, होशंगाबाद में पड़ता है। ठीक है, भीमबेटका भी होशंगाबाद में पड़ता है। भीमबेटका की जो खोज की थी प्यारे विद्यार्थियों, वो खोज 1957 में और वीएस वाकणकर साहब ने की थी। किसने की थी, वीएस वाकणकर साहब ने की थी। और यहाँ से चित्रांकन के हमको कहते हैं कि
प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, 10,000 वर्ष पुराने साक्ष्य जो हैं और चित्रकारी के मिलते हैं, जिनको यशपाल मठोधर ने है जो उन पर अध्ययन किया था। अर्चिन न्यूमेयर भी उनके साथ थे, है ना, अर्चिन न्यूमेयर भी उनके साथ में थे। तो मैं यहाँ पे लिखता जाता हूँ, आप भी लिखते रहिए, समझाने की ज़्यादा बात है नहीं, फैक्चुअल चीज़ें हैं तो बस उनको रट्टा मारना है। क्या क्या रट्टा मारना है, तो हम भीमबेटका के बारे में पहला फैक्ट लिखेंगे कि इसकी खोज का कार्य 1957 ईस्वी में वी.एस. वाकणकर ने किया था। वी.एस. वाकणकर ने किया था, ठीक है। इसकी खोज का कार्य किसने किया था? वी.एस. वाकणकर ने किया था। कब किया था? 1957 में किया था। ये सन थोड़ा सा ध्यान रख लेना, क्योंकि भीमबेटका काफ़ी फेमस है, तो क्या पता कहीं पे आरपीएससी इधर उधर डाल दे, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ये जरूर ध्यान रखना किसने खोजा था? वी.एस. वाकणकर ने खोजा था। ये पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, सन का मामला कम रहता है ना, ये वाली सन का कम रहता है। जहाँ सन महत्वपूर्ण होगी मैं जरूर बताऊंगा आपको, है ना, कि ये सन याद रखनी है। इसके बाद हम यहाँ पे लिख सकते हैं सेकंड नंबर पे कि यहाँ से 10,000 वर्ष पूर्व के चित्रांकन 10,000 वर्ष पूर्व के चित्रांकन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं 10,000 वर्ष पूर्व के चित्रांकन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, है ना, जिनके अध्ययन का कार्य यशपाल मठोधर व आर्चिन न्यूमेयर ने किया था। यशपाल मठोधर व आर्चिन न्यूमेयर ने ये जो चित्रांकन के साक्ष्य मिले थे उनका अध्ययन करने का काम किया था, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से भी चित्रांकन के साक्ष्य हमको मिले हैं, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे चित्रांकन के जो और भी साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से एक जोरा की गुफा मिली है, जोरा की गुफा, वहां से भी चित्रांकन के साक्ष्य मिले हैं। तो तीसरे पॉइंट के रूप में मैं यहाँ पे डालना चाहूंगा जोरा की गुफा से भी चित्रांकन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है। चित्रांकन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो हमने 3 पॉइंट देख लिए कि इसकी खोज का कार्य वी.एस. वाकणकर ने किया था। 10,000 वर्ष पूर्व चित्रांकन के साक्ष्य मिले हैं, जिनका अध्ययन का कार्य यशोधर मठपाल यशपाल मठोधर, ये थोड़ा सा हो गया, यशोधर मठपाल है ये, यशोधर मठपाल, मैं इसको थोड़ा ठीक कर देता हूं, यशोधर मठपाल, ये यति का है, यशोधर मठपाल,
है ना, यशोधर मठपाल व आर्चिन न्यूमेयर ने किया था। जोरा की गुफा से भी चित्रांकन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, इसके अलावा एक जेरोथी द्वीप और जम्बू द्वीप से भी हमको चित्रांकन के साक्ष्य मिले हैं, है ना, वो भी भीमबेटका से ही संबंधित हैं। तो चौथे पॉइंट के रूप में मैं प्यारे साथियों लिखना चाहूंगा, एक तो जोरोथी द्वीप व जम्बू द्वीप से भी चित्रांकन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चित्रांकन के साक्ष्य प्राप्त हुए थे या हुए हैं, एक ही बात है, हैं ही लिख देंगे हम, ठीक है, हुए हैं, क्योंकि साक्ष्य हमारे पास अभी भी उपलब्ध हैं, मौजूद हुए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम जोरा की गुफा से भी चित्रांकन के साक्ष्य मिले हैं, जोरोथी द्वीप और जम्बू द्वीप से भी चित्रांकन के साक्ष्य मिले हैं। कई बार पूछ लेते हैं कि जोरोथी द्वीप और जम्बू द्वीप का संबंध किस मध्य पाषाणकालीन स्थल से है, या जोरा की गुफा का संबंध किस मध्य पाषाणकालीन स्थल से है, तो आप सीधा भीमबेटका की ओर चले जाना है, ठीक है। इसके अलावा हम यहाँ पे देखें तो डिकिंसोनिया जीवाश्म भी यहाँ से हमको प्राप्त हुए हैं, ठीक है। डिकिंसोनिया जीवाश्म 5वें नंबर पे मैं यहाँ पे लिखूं तो डिकनसोनिया जीवाश्म भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। डिकनसोनिया जीवाश्म भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। एक अंतिम पॉइंट में यहाँ पे लिखना चाहूंगा कि क्वार्टजाइट निर्मित उपकरण भी यहाँ से हमको प्राप्त हुए हैं, है ना। क्वार्टजाइट एक प्रकार का पत्थर होता है, क्वार्टजाइट, तो मैं यहाँ पे लिख दूं क्वार्टजाइट निर्मित उपकरण यहाँ से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये हमारा भीमबेटका वाला जो क्षेत्र, भीमबेटका वाला जो स्थल था मध्य पाषाण काल का, वो भी यहाँ पे पूरा होता है। भीमबेटका से जो जो चीजें थी, प्रमुख चीजें थी, वो मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दी है। आशा करता हूँ आपको ये सारी चीजें अच्छी लग रही होंगी और आप इनको अच्छे से पढ़ेंगे, याद करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको दर्शा दूं कि आपको क्या याद रखना है। देखो, एक तो ये वीएस वाकणकर साहब का नाम याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपको जो याद रखना है वो ये जोरा की गुफा याद रख लेनी है, जहाँ से हमको चित्रांकन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा ये जोरोथी द्वीप, है ना, जोरोथी द्वीप और ये जम्बू द्वीप, ये जो मैंने अंडरलाइन किया है, ये तो आपको विशेष रूप से याद रखना है। बाकी चीजें याद हो जाती हैं तो ये और भी अच्छा है ना। लेकिन इन चीजों को तो आपको याद रखना ही रखना है। सवाल तो बनेगा यहीं से बनेगा, अधिकांशतः यहीं से बनेगा। बाकी यहाँ से सवाल बनता है ना, तो अधिकांश लोगों का गलती होता है। बहुत कम लोग होते हैं जो इन चीजों को याद रख पाते हैं एग्जाम तक जाते जाते। दरअसल क्या होता है ना कि पुस्तक से जब हम पढ़ते हैं तो ये सारी चीजें हमारे जहन में आती ही नहीं है। हैंड रिटन नोट्स में तो फिर भी हमारी देखी हुई रहती है, क्योंकि हैंड रिटन नोट्स तो हमारे संक्षिप्त होते हैं, तो हम अच्छे से उनको पढ़ सकते हैं, कई बार पढ़ सकते हैं। लेकिन पुस्तकें हमारी कई बार नहीं पढ़ी जाती है ना। जैसे केसी श्रीवास्तव है, अकेली 1000 पेज की पुस्तक है, कैसे पढ़ोगे आप। उसके अलावा जो हरिशंकर शर्मानी की चतुर्वेदी जी की आती है, सौरभ चौबे की आती है, तो मैं इन 3-4 किताबों से ये मैटर तैयार करता हूँ, है ना। तो आपको पुस्तक देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पुस्तकों से जो महत्वपूर्ण चीज हमें याद रखनी है वो मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ, है ना। और उसमें भी क्या याद रखना है, ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है वो भी मैं बता दे रहा हूँ, है ना। तो इस प्रकार से हमारा भीमबेटका हो गया। मैं यहाँ पे चौथे पॉइंट के रूप में यहीं पर लिखना चाहूंगा
चौथे पॉइंट के रूप में आप लिख लेना, उत्तर प्रदेश का स्थल है एक चौपानी मांडो। कौन सा? चौपानी मांडो। चौपानी मांडो की तरफ चलते हैं प्यारे विद्यार्थियों। हम चौपानी मांडो की अपनी कुछ विशेषताएं हैं। एक विशेषता हमने पहले भी हम लिख चुके हैं कि यहाँ से पत्थर के कुछ ऐसे उपकरण प्राप्त हुए हैं जिनका पत्थर विदेश से मंगाया हुआ लगता है, बाहर से मंगवाया हुआ लगता है। इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि मध्य पाषाण काल में लोग व्यापार से परिचित हो चुके थे। ये बात हम विशेषताओं में लिख चुके हैं, इसलिए यहाँ पे लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे प्यारे विद्यार्थियों? यहाँ पे एक तो हम लिख देंगे कि बीबी मिश्र ने इसकी खोज की थी, है ना। इसकी खोज किसने की थी? मैं थोड़ा रेड पेन का इस्तेमाल कर लेता हूँ। बीबी मिश्र ने इसकी खोज की, ठीक है। ये यूपी में है प्यारे विद्यार्थियों, है ना। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, चलो मैं इसको मिटाकर यहाँ पे जगह है लिख देता हूँ यूपी, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, ये यूपी हो गया साहब, ठीक है, यूपी हो गया। तो बीबी मिश्र ने इसकी खोज की थी, यूपी में ये है। और मैं आपको बता दूं, चौपानी मांडो से पाषाण काल के पुरा पाषाण काल से लेकर नव पाषाण काल तक के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं, है ना। ये भी काफी अच्छी विशेषता है। तो मैं यहाँ पे लिख दूं, यहाँ से पुरा पाषाण काल से लेकर नव पाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। फिर हम इसको इस काल में क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि इस काल के साक्ष्य अधिक मिले हैं, लिखने की आवश्यकता नहीं है। एक बेसिक सा कंसेप्ट है। जिस काल में हम जिस स्थल को पढ़ रहे हैं, उस स्थल से उस काल के उपकरण अधिकांश मिले हैं, इसलिए हम उसको पढ़ रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि अगला काल आने के बाद वो स्थल, वो गांव, वो शहर उठ के कहीं चला गया हो, ऐसा नहीं होता है ना। वो स्थल तो वहीं रहता है, उठ के थोड़ी जाता है, जमीन उड़ के थोड़ी जाएगी, वो स्थल तो वहीं रहेगा। लेकिन अधिकांश जो साक्ष्य हैं वो उस काल के नहीं रहते, ठीक है, जिस काल में हम उसको नहीं पढ़ते। तो एक ये बात हो गई। और यहां से मैं एक बात लिखूं, मृद भांड के प्राचीनतम साक्ष्य, चूल्हे के प्राचीनतम साक्ष्य और मानव बस्ती के प्राचीनतम साक्ष्य हमको यहीं से देखने को मिलते हैं। काफी महत्वपूर्ण विशेषता है। तो मैं यहाँ पे लिख दूं, मृद भांड चूल्हे व मानव बस्ती के प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ से मिले हैं, ठीक है। तो प्राचीन जो मानव बस्ती के प्राचीनतम साक्ष्य का अनुमान हम कैसे लगाते हैं? क्योंकि यहाँ से कुछ गोलाकार झोपड़ियां मिली हैं, है ना। क्या मिली हैं? यहाँ से गोलाकार झोपड़ियां मिलने के कारण, मैं थोड़ा सा पेन बदल के लिखता हूं, गोलाकार झोपड़ियां मिलने के कारण, ठीक है, गोलाकार झोपड़ियां मिलने के कारण ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि मानव बस्ती के प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ से मिले हैं, ठीक है। तो ये सारी विशेषताएं हो गई यहाँ से चौपानी मांडो से जो हमको मिले हैं वो हमने लिख दिए। यहाँ से हमको जानवरों के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं, ये बात भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है।
तो तीसरे पॉइंट के रूप में मैं यहाँ पे लिख दूं कि यहाँ से जानवरों के प्राचीनतम साक्ष्य भी मिले हैं। यहाँ से जानवरों के प्राचीनतम साक्ष्य भी मिले हैं। ठीक है, तो ये हमारा चौपानी मांडो जो स्थल था वो भी पूरा होता है प्यारे साथियों। काफी महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी सवाल बनते हैं क्योंकि मृदभांड है, चूल्हे है और मानव बस्ती के प्राचीनतम साक्ष्यों का मिलना ये अपने आप में एक बड़ी विशेषता है, बहुत बड़ी विशेषता है ना। इसलिए यहाँ से जो सवाल बनेगा वो लगभग ये जो बीच वाला मैंने पॉइंट लिखा है ये काफी महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। ये काफी इंपॉर्टेंट बिंदु है, ठीक है, इसको काफी बेहतरीन तरीके से याद रखना है। इसमें से आपको ये वाला याद रखना है, ठीक है, ठीक है, और इसमें आपको ये भी याद रख लेना है। तो इस प्रकार से मैं है जो आपको एक संकेत करता हुआ चल रहा हूं कि ये बिंदु जो है आप यदि याद रखेंगे तो आप एग्जाम में अच्छा स्कोर अन्य लोगों से बेहतर करके आएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने चौपानी मांडो पढ़ लिया। अब हम आते हैं पांचवें स्थल के रूप में जो कि एमपी का उत्तर प्रदेश का ही स्थल है ना। उत्तर प्रदेश के चौपानी मांडो के अलावा हम देख सकते हैं एक दमदमा है ना, सराय नहाराय है, ठीक है, दमदमा, सराय नहाराय, एक महदहा है ना। तो इस प्रकार से अभी कई 3-4 स्थल है वो हम देख लेते हैं। मैं इसको मिटा देता हूं, आपने इसको उतार लिया होगा ऐसी मुझे आशा है। ठीक है, उतार लिया होगा इसको। ठीक, प्यारे साथियों, मैं ये आशा आपसे रख रहा हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, इतिहास बोरिंग नहीं लग रहा होगा। कई टीचर ऐसे होते हैं जो इतिहास में बड़ी कहानियां सुनाते हैं। मेरा कहानियां कहने का जो उद्देश्य है वो बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं रहता, क्योंकि अपना सिलेबस काफ़ी बड़ा है और अपना फोकस सिलेबस पे होना चाहिए। कहानियाँ कभी परीक्षाएं पास नहीं कराती, हाँ दिलचस्पी जरूर रखती है, मतलब पैदा कर देती हैं वो, लेकिन हमें तो हमारे टारगेट से मतलब है, केवल मनोरंजन करने से नहीं है। मनोरंजन करने के लिए यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो मिलेंगी, आप आराम से देखना, मनोरंजन करना। यहाँ पे तो हमें सिर्फ पढ़ना है ना, क्योंकि 1-2 घंटे तो हम पूरी क्लास ले पाते हैं, उसमें भी यदि मनोरंजन करने लगे तो क्या मतलब, कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो हमने 4 पॉइंट पढ़ लिए थे। 5वें पॉइंट के रूप में मैं यहाँ पे आता हूँ और वो स्थल का नाम मैं दे देता हूँ महदमा। ये यूपी में है। महदहा भी इसको लिखते हैं, महदमा भी मिल जाता है कहीं पर, महदहा थोड़ा ठीक रहेगा, महदहा, ठीक है, महदहा ठीक रहेगा। महदहा हम लिख देते हैं। तो ये प्यारे साथियों मैंने महदहा लिखा, यूपी में ये स्थल है। और क्या क्या विशेषताएं हैं इस स्थल की, तो मैं सबसे पहले बताऊं, यहाँ से हमको 35 गर्त चूल्हे मिले हैं। गर्त यानी थोड़ा गड्ढे में, जमीन के जो लेवल होता है ना उससे थोड़ा नीचे थोड़ा गड्ढा खोद के, जिसको हम रावा बोलते हैं, रावा, वो बनाकर और वहां पे चूल्हा बना दिया जाता है। तो गर्त चूल्हे मिले हैं 35, कुछ स्तंभ गर्त भी मिले हैं, यहाँ से कुछ हड्डी और सींगों से बने हुए उपकरण मिले हैं, है ना। यहाँ से हमको जो है और भी कई सारी चीजें मिली हैं, जैसे चलो मैं इतनी विशेषता लिखता हूँ, फिर देखते हैं और क्या क्या याद आता है यहाँ से, महदहा से। ठीक है, आटा पीसने की चक्की भी यहाँ से मिली है ना, आटा पीसने की चक्की मिली है। ठीक है, तो काफी महत्वपूर्ण स्थल है ये भी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा, सबसे पहले तो कि यहाँ से 35 गर्त चूल्हे व स्तंभ गर्त यानी कि जमीन के नीचे पिल्लरों का होना, स्तंभों का होना, स्तंभ गर्त मिले हैं। ठीक है,
स्तंभ गर्त मिले हैं। इसके अलावा यहाँ से हमको आटा पीसने की चक्की मिली है ना, आटा पीसने वाली चक्की मिली है, आटा पीसने वाली चक्की मिली है। इसके अलावा मैं यदि यहाँ पे लिखना चाहूँ तो हड्डी व सींगों से निर्मित उपकरण मिले हैं, हड्डी व सींगों, हड्डी व सींगों से निर्मित उपकरण, हड्डी व सींगों से निर्मित उपकरण भी मिले हैं। ठीक है, हड्डी व सींगों से निर्मित उपकरण भी मिले हैं। तो इतनी सारी चीजें जो है हमको मैदाह से प्राप्त होती हैं। ठीक है, और प्यारे विद्यार्थियों मैं आपको बताऊं यहाँ से हमको ठीक है, और कब्र भी मिली है यहाँ से, है ना, कुछ मानव समाधान से संबंधित कब्रें भी मिली हैं। तो एक फैक्ट मैं यहाँ भी लिख देता हूँ, मानव समाधान संबंधित कब्रें भी मिली हैं, कब्रें भी मिली हैं। ठीक है, मानव समाधान से संबंधित कब्रें भी मिली हैं। ठीक है, तो ये था हमारा महदाह, जो कि काफी महत्वपूर्ण स्थल था और कई बार यहाँ से भी सवाल पूछ लिया जाता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, आटा पीसने की चक्की वाला, बाकी इतनी ज़्यादा खास विशेषताएं नहीं है, क्योंकि ये कब्रें कई जगह से मिली हैं, हड्डियों के उपकरण भी कई जगह से मिले हैं, गर्त चूल्हे भी कई जगह से मिले हैं। तो ऐसे सवाल बहुत कम देखने को मिलते हैं। कौन से सवाल ज़्यादा देखने को मिलते हैं? जिसकी विशेषता अन्य स्थलों की विशेषता से यूनिक हो, कुछ अलग हो, अनूठी हो, है ना, अनुपम हो। तो ऐसी चीज़ें ज़रूर देखने को मिल जाती है। तो आप ज़्यादा इस पे माथापच्ची ना करें, ये वाला पॉइंट आप अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा हम जो छठे पॉइंट के रूप में हम ले सकते हैं, तो हम यहाँ पे सराय नाहर राय ले सकते हैं, सराय नाहर राय ले सकते हैं। ये भी हमारा यूपी में है। ठीक है, सराय नाहर राय ये भी यूपी में है। और यहाँ से जो हमको मिला है प्यारे विद्यार्थियों, सराय नाहर राय से वो हमें मिले हैं हड्डियों से निर्मित कुछ उपकरण मिले हैं यहाँ से, है ना। और सराय नाहर राय से हमें 37 कब्रें प्राप्त हुई हैं। तो ये जो कब्रें हैं ये थोड़ा सा हमको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि 37 कब्रों का मिलना कोई छोटी बात नहीं है और आम स्थल से 37 कब्रें नहीं मिल पाती हैं, है ना। तो इसलिए ये थोड़ा सा जो है महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखना चाहेंगे यहाँ से हड्डियों से निर्मित उपकरण मिले हैं, यहाँ से हड्डियों से निर्मित उपकरण मिले हैं। इसके अलावा यहाँ से हमको देखो, गर्त चूल्हे वाली बात तो मैंने आपको लिखी है। गर्त चूल्हा तो लगभग हर जगह से मिलेगा, गर्त चूल्हे, गर्त स्तंभ हैं, ये यहाँ से भी मिले हैं। तो इस बात को हम लिख देते हैं, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण तो है नहीं, लेकिन फिर भी गर्त चूल्हे व गर्त स्तंभ भी मिले हैं। ठीक है, यहाँ पे मृतक संस्कार विधि के बारे में हमको जानकारी मिलती है ना, मृतक संस्कार विधि के बारे में भी जानकारी मिल जाती है। तो प्यारे विद्यार्थियों में ये लिख देता हूँ, मृतक संस्कार विधि से संबंधित
जानकारी मिलती है, जानकारी मिलती है, ठीक है। मृतक संस्कार विधि से संबंधित जानकारी मिलती है। तो ये सारी विशेषताएं जो है हमारे सराय नाहर राय की रही हैं, ठीक है। ये सारी विशेषताएं रही हैं। इसके अलावा हमारा जो है, इसमें ज़्यादा माथापच्ची करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें से बस ये चीज़ जरूर ध्यान रखना, जैसे जो हड्डी वाली बात है वो ध्यान रख सकते हो। हड्डी वाली तो यहाँ से भी मिली है, तो इसमें जैसे कॉमन हो जाती है तो वो चांसेस कम बनते हैं। मृतक संस्कार विधि के बारे में थोड़ा सा देख लेना कि मृतक संस्कार विधि के बारे में जानकारी मिल रही है, तो ये थोड़ा सा दिखता है इम्पोर्टेंट, बाकी ज़्यादा कोई खास बात है नहीं। 7वें पॉइंट के रूप में हम लेते हैं दमदमा को। ये महदमा था, अब लेते हैं हम दमदमा, जो कि यूपी में पड़ता है। दमदमा जो है प्यारे साथियों, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता देखने को मिलेगी वो ये मिलेगी कि यहाँ से हमको 41 नरकंकाल देखने को मिले हैं। 41 नरकंकाल मिले हैं, है ना। 41 नरकंकाल मिले, है ना। 41 नरकंकाल मिले, एक विशेषता तो ये हुई। दूसरी विशेषता इसकी क्या है कि यहाँ से हमको युगल समाधान, युगल समाधान के साक्ष्य मिले हैं, युगल समाधान के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। तो ये युगल समाधान का वाला जो पोर्शन है ये काफी महत्वपूर्ण है प्यारे साथियों, ठीक है। युगल समाधान के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा मैं यहाँ पे बात करूं तो हाथी दांत, हाथी दांत के साक्ष्य मिले हैं, हाथी दांत के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा यहाँ से हमको हरिण के साक्ष्य मिले हैं, है ना। हरिण के साक्ष्य मिले हैं, हरिण के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। हरिण के साक्ष्य मिले हैं। अन्य कई जानवरों की, अन्य जानवरों के साक्ष्य भी मिले हैं, ठीक है। अन्य जानवरों के साक्ष्य भी मिले हैं। तो ये था हमारा दमदमा, जहां से 41 नरकंकाल वाली बात और युगल समाधान वाली बात काफी महत्वपूर्ण है प्यारे साथियों। इसको अच्छे से याद रखना है। मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूं, युगल समाधान को और हमारे नरकंकालों वाली बात को इम्पोर्टेंट भी लिख देते हैं। ये सवाल बन सकता है, युगल समाधान वाला सवाल बन सकता है। दमदमा हो गया, सराय नाहर हो गया, महदहा हो गया। इसके अलावा यूपी का एक स्थल है लेखहिया, इसको मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, जगह बच रही है अपने पास, तो इधर ले लेते हैं प्यारे साथियों। ये जो जगह है इधर ले लेते हैं और मैं 8वें नंबर का पॉइंट डाल देता हूँ यहाँ पे। ये 8वें नंबर का पॉइंट मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ये 8 हो गया लेखहिया, लेखहिया, ठीक है। ये भी यूपी में ही है लेखहिया। यहाँ से हमें, लेखहिया से हमें 17 मानव कंकाल मिले हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बस आप एक ही बात ध्यान रखनी है। यहाँ से लेखहिया से क्या ध्यान रखोगे कि 17 मानव कंकाल, 17 मानव कंकाल मिले हैं, ठीक है। क्या मिले हैं? 17 मानव कंकाल मिले हैं। लेखहिया यूपी में है, बस इतना ही ध्यान रखना है। इसके अलावा यूपी का मिर्ज़ापुर एक क्षेत्र है, वहाँ से भी कुछ साक्ष्य मिले हैं, बस केवल नाम रूप में याद रखना। कई बार पूछ लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल मध्य पाषाण काल का नहीं है, है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 9 नंबर पे मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर ये कहाँ पड़ता है? ये भी यूपी में पड़ता है, ठीक है। तो ये सारे स्थल यूपी के हमारे हो गए। हमने 9 स्थलों की बात कर ली। इसके अलावा मैं एक स्थल बात करूं 10वें नंबर पे, गुजरात का एक स्थल है लंगनाज, है ना। लंगनाज से मैंने पहले भी आपको एक बात लिखाई थी कि मन के, शंख के मन के यहाँ से मिले हैं, है ना। शंख के मन के मिले हैं, जो बात हम पहले लिख चुके हैं।
आज नहीं लिखेंगे। यहाँ से हमको 14 कब्रें मिली हैं, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। बस एक बात हम लिख देते हैं कि क्या महत्वपूर्ण है कि 14 कब्रें प्राप्त हुई हैं, 14 कब्रें प्राप्त हुई। ठीक है। और लंगनाज में जो उत्खनन का जो काम किया है, खोज का काम जो किया है, वो किया है हमारे HD सांकलिया साहब ने, है ना। ठीक है। किसने काम किया है यहाँ पे? HD सांकलिया ने किया है ना। HD सांकलिया ने, है ना, खोज का काम किया है। ये थोड़ा सा काम ध्यान रखें। इसके अलावा बस ज़्यादा कुछ स्थल बचते नहीं हैं, तो मैं इसमें एक दो नाम हैं, बस केवल नाम ही हैं, वो लिख देता हूँ। जैसे 11 नंबर पे हम लिख सकते हैं आंध्र प्रदेश का जो है, आंध्र प्रदेश के कुछ स्थान हैं, जैसे नागार्जुन कोंडा है और रेणुगुंटा है। बस 2 स्थल हैं, है ना। कौन कौन से हैं? नागार्जुन कोंडा व रेनीगुंटा, ये हैं आंध्र प्रदेश का। महाराष्ट्र का पाटने, है ना। 12 नंबर पे मैं यहाँ पे लिखूँ महाराष्ट्र का एक स्थल है पाटने, वहाँ से भी मध्य पाषाण काल के स्थल मिलते हैं। ठीक है, क्या है? पाटने है। इसके अलावा हमारे तमिलनाडु है और कर्नाटका है, वहाँ से भी कुछ कुछ साक्ष्य हमको मिलते हैं। तो मैं नाम रूप में यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा सा मिस्टेक, कर्नाटक, है ना। और 14 नंबर पे यहाँ पे लिख सकते हैं हम तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु। तो प्यारे साथियों, आज का ये जो टॉपिक था मध्य पाषाण काल का प्रसार क्षेत्र, ये हमारा यहीं पूरा होता है। इसमें से क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना तो कुछ भी नहीं है, वैसे सभी पढ़ना है, लेकिन ये जो मैंने अंडरलाइन किए हैं जितने भी, उनको विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि अधिकांश सवाल जो पूछा जाएगा वो इन ही पॉइंटों से पूछा जाएगा जो मैंने आपको अंडरलाइन किए हैं। तो ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। आप इसको अच्छे से तैयार करना और विश्वास के साथ पढ़ना, और जितना मैं बता रहा हूँ उसको पढ़ना, पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।